सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आज फ्राइडे के सेशन में कौन कौन से 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज हो सकते हैं जो आप अपने रडार पे, आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐड करके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी जो स्टॉक्स डिस्कस हो रहे हैं इसमें ट्रेडिंग के समीकरण बैठते हैं, इन्वेस्टमेंट के बैठते हैं या नहीं, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आप एक्टिव कंसल्टेशन में ज्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। खैर, आज की पिच रिपोर्ट दिखाता हूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्की कमजोरी के साथ 1/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे और इस तरह की कमजोरी आ रही होगी तो हम वो बड़े प्रिकेरियस लेवल्स जो है प्रीवियस स्विंग लोज कह लीजिए वहां की तरफ बढ़ रहे होंगे। 24,700 690 के जोन्स जो हमने अक्टूबर की शुरुआत में छुए थे। खैर, देखते हैं कैसे बिहेव करता है उन जोन्स के आसपास मार्केट, लेकिन पिच ठीक ठाक है। यूएस से हैंडओवर फ्लैट है, पर क्या यूएस में जो डेटा है वो इकोनॉमी के लिए स्ट्रेंथ वाले इंडिकेशंस है, क्योंकि रिटेल सेल्स का नंबर अच्छा आया था और साथ साथ इवन जॉबलेस क्लेम्स जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि फेड के फिर एक्शन को लेकर और क्वेश्चन मार्क लग जाता है और कंफर्मेशन आ जाता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का ही कट आना है, ना कि 50 बेसिस पॉइंट का अगला जब भी आएगा। खैर, ये मूड माहौल है। हाँ, मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा टेंशन एस्केलेट हुआ था, लेकिन इजराइल अब फौ की तरफ बढ़ना चाहता है, ये कहते हुए कि आप लोग चाहें तो अब आप बंधकों को छोड़ दें और इस मामले को अब रफा दफा करें। देखते हैं, बढ़ने की कोशिश हो रही है, बड़े नहीं बड़े अपनी जगह। तो पिच ठीक है, फ्लूइड सिचुएशन है। हमारा मूड थोड़ा 3 दिनों से बिगड़ा हुआ है। यतिन जी बगल में बैठे हुए हैं। यतिन जी, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? मूड तो चॉपी रहेगा आशीष। एसजी चॉपी मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, अप डाउन रहेगा मार्केट में आज। और देखिए, आप तो इजराइल की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमास के सारे नेताओं को मार दिया। मतलब वो ऐसा है ना, थॉ तो करेंगी कि जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो याया सिनवार करके एक जो हमास के लीडर थे, उनको भी उन्होंने जो है वो मास्टरमाइंड जो थे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये लोग अगर चाहें तो जियोपॉलिटिकली सारी चीज़ें स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो जियोपॉलिटिकल रीजंस है उससे कोई क्रूड पे असर नहीं आ रहा है। लेकिन गोल्ड में ज़रूर आप मोमेंटम देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड आ रहा है। आज चाइना का जीडीपी डेटा भी आएगा कुछ ही समय। आ गया, नीचे आ गया। हाँ, आ गया, इन लाइन है। हाँ, इन लाइन है, तो थोड़ा बेहतर है हल्का सा। हाँ। तो आज मेटल शेयर्स भी देखेंगे आशीष कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है एक म्यूटेड ट्रेडिंग सेशन और एक म्यूटेड ट्रेडिंग मंथ साबित हो सकता है अक्टूबर। और अभी तो मिड के आसपास ही चल रहे हैं। मतलब चलिए टीम बताता हूँ, कोई नेसेसरी नहीं है, स्टॉक वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा। तो भाई, अगर टॉप 20 आज के बताने थे तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उनका भी आकलन करना जरूरी था। पहला है विप्रो। मैं रख इसको लाल में रहा हूं, लेकिन Q2 जो परफॉर्मेंस था मेरे ख्याल से बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर डिलीवर करके दिया। कांस्टेंट करेंसी में आय 0.6% बढ़ी, फ्लैट एक्सपेक्टेशंस थी। ये बुरा आंकड़ा नहीं है। 0.6 अपने पीयर से ठंडा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर 6 क्वार्टर्स हो चुके थे विप्रो में कांस्टेंट करेंसी गिर रहा था क्यू ऑन क्यू, डी ग्रोथ हो रही थी। तो भाई उस लिहाज से तो ग्रोथ का आंकड़ा है। हम फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेबल होगा, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा के दिखाए, तो ग्रोथ भी अच्छी, मार्जिन्स भी ठीक, और डील विंस नए सीईओ साहब के अंदर बढ़िया है। भाई, लार्ज डील बुकिंग्स $1.5 बिलियन की हैं, जो 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है। और मैं कल दिखा रहा था आपको बोनस के अनुपात को लेके कंफ्यूजन, हर तरह के बोनस के अनुपात रहे विप्रो के, तो ऐसा कुछ कह देना कि बोनस क्या आएगा वो मुश्किल था। अनुपात बढ़िया है, 1:1 का है भाई साहब बोनस का, तो फिर लाल क्यों रखा है? सब कुछ के बीच में वो गाइडेंस लपक गड़बड़ा गई है। अपन मान के चल रहे थे कि आधे % निगेटिव से 1.5% पॉजिटिव होगी ग्रोथ। इन्होंने दे दिया -2% से 0%। नो ग्रोथ से निगेटिव ग्रोथ का ही क्वार्टर Q3 रहेगा। सीजनली कमजोर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो गाइडेंस डिसअपॉइंट कर रही है।
तो लार्ज डील विंस आ रही हैं इस एनवायरनमेंट में, ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पर्कुलेट होकर फाइनेंशियल्स में कब रिफ्लेक्ट होंगी, शायद ऐसा है। मैं विप्रो को लाल रख रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बहुत तारीफ कर दी Q2 के परफॉर्मेंस की, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे, पर मेरे लिए लाल है ये। जब तक आंकड़ों में ना दिखे ना तब तक मजा नहीं है, वो आंकड़ों में दिखेगा नहीं Q3 में। इन्फोसिस को लाल ले जा रहा हूं, पर लार्जली इनलाइन क्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 3% अपन ने बोला था चैनल पे, 3.1% आया। कांस्टेंट करेंसी इसलिए बता रहा हूं कि एनालिस्ट वही देखते हैं भाई, करेंसी के फ्लक्चुएशन ग्लोबली इनके हाथ में नहीं है। एक्स ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस कैसा परफॉर्म करा, इसीलिए कांस्टेंट करेंसी देखी जाती है। तो इनलाइन परफॉर्मेंस है उधर। अब मैंने कहा था Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, 3.6 या 3.7% की ग्रोथ। Q2 में अच्छा हो गया है, तो गाइडेंस कंफ्यूजन था स्ट्रीट में, लेकिन बट ऑब्वियसली रिवाइज करनी चाहिए। 3.25 से 4.5% गाइडेंस कर दी है, 3 से 4% पहले थी, पर ये स्ट्रीट में फैक्टर इन है भाई साहब। बल्कि ज्यादातर ब्रोकरेज 4 से 5 या 4 से 4.5 की बात कर रहे थे, तो शेड नीचे ही गाइडेंस है। तो और स्टॉक देखिएगा किस तरह से तना खड़ा हुआ है, तो कोई फायरवर्क्स नहीं है मेरे लिए इस नतीजों में, इसीलिए मैं लाल रख रहा हूं। कंप्लेंट नहीं है, लेकिन फायरवर्क्स नहीं है। जो स्टॉक एक्शन तो दिखा रहा था पिछले, इसे तो कल का चार्ट दिखा दिया आपने, लंबा दिखाइएगा। खैर छोड़िए, एक्सिस बैंक तीसरा है। अब हालांकि ये स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, तो बाकियों के लिए तो मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ उतरे थे, ये नहीं। पर इसका परफॉर्मेंस NII 12% साल दर साल बढ़ा, 3% Q-on-Q बढ़ा, ये लार्जली इन लाइन है। मुनाफा अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन उसके ऊपर जाके देखिएगा अदर इनकम कितना जंप करी है, तो अदर इनकम ने मुनाफे को एड करा। ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। नीचे उतरिए, NIMs 3.99% पे, 4.11% पिछले साल, पिछले क्वार्टर 4.05% NIMs कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट %0.5% के आसपास का Q-on-Q डिक्लाइन। डिपॉजिट्स Q-on-Q केवल 2-2.25% का जंप, और एडवांसेस केवल 2% का जंप। साल दर साल अच्छे, Q-on-Q मामला थका सा दिख रहा है, और उसमें NIMs वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन। मैं एक्सिस को लाल रख रहा हूं, पर यह ध्यान रखिएगा इस स्टॉक में ऐसा कोई एक्यूमुलेशन बहुत सीरियस हुआ नहीं है कि स्टॉक में बहुत होप्स थे। कमजोर क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन उतरे थे, वैसे ही कमजोर आए, इसीलिए लाल रख रहा हूं। मजा नहीं आया नंबर्स में। 3 हो गए भाई साहब, 3 हो गए आपके, और 3 मैं भी बता देता हूँ। LTI माइंट्री, आशीष ने इन्फोसिस और विप्रो रेड में रखा है, लेकिन LTI माइंट्री सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर था, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और Q2 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1250 करोड़ रुपए, एक्सपेक्टेशन 1250 करोड़ के थे, तो वो फ्रंट पे नंबर ठीक ठाक। एबिट मार्जिन्स भी अच्छे, और रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रेवेन्यू ग्रोथ आई है। ओवरऑल ब्रोकरेज अगर आप देखें तो सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, ऐसा कोई ब्रोकरेज है नहीं जिसने एक नेगेटिव कमेंट्री दी है। इनफैक्ट जो मैं ब्रोकरेजेस देख पा रहा हूँ यहाँ, अगर आप देखें तो मोस्टली सब लोग की बाय रेटिंग ही है। अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो ओवरवेट कॉल है, टारगेट है 7050। जहाँ तक कि नोमुरा का सवाल है, यहाँ भी वो लोग टारगेट दे रहे हैं 5140 रुपये के आसपास का। हालांकि नियर टर्म जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर। स्टॉक में कोई ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं है, तो देखते हैं आज किस हिसाब से स्टॉक नंबर्स को लेकर रिएक्ट करता है। LTI माइंट्री अपने रेडार पे रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मझगांव डॉक की, तो बोर्ड 22 अक्टूबर को मिलेगा, जहां वो स्टॉक स्प्लिट्स कंसिडर करेंगे। तो ये एक स्टॉक है कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे, शायद आज मोमेंटम में दिख सकता है। इसके अलावा जोमेटो और आशीष रिजल्ट्स जो हैं 22 अक्टूबर को, उसके साथ QIP की कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। स्विगी ले जाएगा पैसा, उससे पहले अपन निकाल, हाँ अपन निकाल लेते हैं। और वो किसी में रामदेव साहब ने भी डाला, कल ही वो फंडिंग का अपडेट आया। हाँ कल ही। तीसरा कोई और क्विक कॉमर्स से नाम भूल रहा हूँ मैं, जेप्टो। सब पैसा बटोर रहे, इससे पहले स्विगी आए। लेकिन आशीष जोमेटो की बात करें तो पेटीएम का 2000 करोड़ का बिजनेस जो अक्वायर करने वाले हैं उसको छोड़ दो, तो 13000 करोड़ का कैश है, उसको निकाल देंगे तो 11000 करोड़ का कैश है। फिर भी कंपनी ने फंड रेज की नोटिस लगाई है। दूसरे गाने से पहले खींच लो। हाँ खींच लो, या कोई एक्विजिशन का प्लान होगा, पता नहीं ये क्यों फंड जुटा रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रीट थोड़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 10-11 हज़ार नेट कैश है ट्रांजैक्शन होने के बाद भी, पेटीएम वाला जहाँ वो उनका टिकटिंग बिजनेस खरीदने वाले। तो अब ये क्यों कर रहे हैं फंड रेज, पता नहीं। लेकिन हाँ एक
नेगेटिव सरप्राइज है फंड रेजिंग को लेके। तो आशीष 3 मेरे भी हो गए। आपने यूज करा था सेटिस्फैक्टरी क्वार्टर एलटीआई माइंट्री के लिए, इन दोनों का भी सेटिस्फैक्टरी क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, विप्रो का भी, इन्फोसिस का भी। पर मैंने रीजंस दिए, मैं लाल क्यों नहीं जा रहा हूँ, आप लोग अच्छा हो सकता है मेरी बीवी से लड़ाई हो, मेरा मूड खराब हो। हाँ लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और देखो आईटी स्टॉक्स आशीष ऐसे भी कोई खास नहीं है, और ब्रोकरेज बात डाउन होंगे और फिर थोड़े बहुत रिकवर हो सकते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आएंगी ना सारी भर भर के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ही है, वही ध्यान रखिएगा। तो अपन ने लाल रखा है कि पर वैलिड रीजन दे दिए आपको, जैसा ठीक समझे आप। सीएट लाल लेके जा रहा हूं भाई साहब। कंसोलिडेटेड आय 8% बढ़ी तो उसके सामने EBITDA 20% गिरा। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, 14.9% वाले 11% पे, और मुनाफा 40-41% ठंडा पड़ गया। लाल है। पॉलीकैब, अच्छा टॉप लाइन इन लाइन परफॉर्मेंस है पॉलीकैब का, और पॉलीकैब को लेकर भी बुलिश नहीं, सबके सब बहुत कमा के दिया है सबको। मैं इसको लाल इसलिए जा रहा हूं, थोड़ा सा ऑपरेशनली चैलेंजिंग है। और जब मैं कह रहा हूं चैलेंजिंग तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं करी थी कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन्स का। पहले आता हूं आय पे, आय बढ़िया उछाल है, आपकी स्ट्रीट पे डिटेल आ जाएंगी। मार्जिन्स 14.4% से घट के 11.5% पे हुए हैं। हम मान रहे थे मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन 13% पे, उससे भी 150 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए लाल है। और टाटा केमिकल्स भी ऐसे ही डिसअपॉइंट कर रहा है। ये तीनों जो लाल लिए मैंने, सब खास तौर पे ऑपरेशनली चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस के चलते। मार्जिन्स इसके 500 बेसिस पॉइंट, टाटा केमिकल्स की बात हो रही है, 500 बेसिस पॉइंट टाटा केमिकल्स के मार्जिन्स गिरे, 20.5 से 15.5% पे आ गए। इसलिए 500 करोड़ का मुनाफा 260-270 करोड़ पे सिमट गया। तीनों लाल है ये इंडियन का परफॉर्मेंस अभी बहुत इनिशियल डेज है, कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। पर ये 6 हो गए, 6 हो गए आपके। और देखिए जो रिजल्ट्स मेरे भी पास जो दिखाई पड़ रहे हैं वो भी रेड में लेके चल रहा हूँ। टांडला प्लेटफॉर्म सिक्वेंशियली भी प्रॉफिट डिक्लाइन, और QOQ जो प्रेशर आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट रेवेन्यू भी एकदम स्टेबल है 1000 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि एबिटा में आप एक डिक्लाइन देख रहे हैं। Q2 का एबिटा मार्जिन आया लगभग 17.5%, जो पिछले साल 19.5% था। तो एक मार्जिन में फॉल, रेवेन्यू फ्लैट, प्रॉफिट नीचे, इसको लाल में लेके चल रहा हूँ। कोई खास प्रदर्शन है नहीं, स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को आज मिल सकता है रिजल्ट्स के आधार पे। शेमारू एंटरटेनमेंट भी यहाँ देखें तो Q2 में इन्होंने 26-27 करोड़ का लॉस दे दिया है, जो पिछले साल 4.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। बहुत ही कमज़ोर रिजल्ट्स। रेवेन्यू भी लगभग आए हैं 150 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल लगभग 190-91 करोड़ के आसपास थे। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर्स, इसको भी रेड में लेके चल रहा हूँ टांडला प्लेटफॉर्म्स की तरह। और कल का जो स्टॉक था नेस्ले, वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव, और आज भी आपको एक स्टॉक प्रेशर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रोकरेजेस भी अंडरवेट बन के चल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है नेस्ले पे, अंडरवेट है 2114 के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 250 रुपये की डाउनसाइड लगती है मॉर्गन स्टैनली को, इस स्टॉक में आ सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो टॉप लाइन बॉटम लाइन में मिस है, एक्सेप्शनल गेन के कारण जो नंबर संभले हैं, ये ठीक बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ग्रोथ को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, जिसके कारण स्टॉक थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकता है। आज के सत्र में भी, कल भी 3.5% नीचे था, तो आज भी एक्सपेक्ट कीजिए ये डाउनटिक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के हो गए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स में आपका स्वागत है। 6 स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और अगले 4 स्टॉक्स की बारी है। आशीष 2-2 करके लेंगे। बिल्कुल। और ब्रोकरेजेस के रडार पे आज है M&M फाइनेंस। काफ़ी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, और आज MK ने M&M फाइनेंस को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की सलाह दी है, 360 रुपये का लक्ष्य कर दिया है, जो पहले 280 रुपये था। और वैल्यूएशंस के लिहाज से, एसेट क्वालिटी के लिहाज से इनको लगता है कि चीज़ें यहाँ से सुधर सकती हैं, इसके लिए स्टॉक को इन्होंने अपग्रेड किया है। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स आपको रडार पर रखने हैं वो है मेटल्स पैक। और आशीष, मेरी टीम में मैंने आज नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये सब ग्रीन, हाँ चाइना को लेके इसको पॉजिटिव कर दिया है। रीज़न काफ़ी सिंपल है, बाज़ार को चाइना के GDP डेटा का इंतज़ार था, और जो GDP डेटा आया है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि जो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक है, इन्होंने रीजनल बैंक्स को और जो इनकी छोटी मझौली बैंक है, इनको आदेश दिया है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स का जो कट है, जो ब्याज दरें घट रही हैं, इनका फ़ायदा कस्टमर तक पहुंचाना है। और चाइनीज़ बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स भी काटे हैं, और जो कट्स हैं रेट के भी, जो लोन्स के रेट हैं वो भी 25 बेसिस पॉइंट से काटे हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर लोन्स पे भी।
तो डिपॉजिट रेट्स कम हो रही हैं और ब्याज दरें कम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेटल्स को इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जीडीपी डेटा का जो कंसर्न था वो भी हट चुका है। तो आज नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ। मैंने सोचा था 2-2 स्टॉक्स लेंगे, लेकिन ये जो इकट्ठे वाले हैं ना, वो मैंने साथ में ले लिया। मैंने बोला कि बदल दिया। हाँ, क्योंकि लग रहा है कि कल 2-4 दिनों से जो करेक्शन हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, आज शायद एक लोअर लेवल्स पे खरीदारी दिख सकती है। नहीं क्या हो गया, कल चश्मा उल्टा हो गया। मेरे पास सब लाल है। ओहो। और राइटर साहब थोड़ी टीम में बदलाव है। एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस, मैंने गुजरात गैस भी ऐड कर दिया भाई, सभी लाल कर देता हूं, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद पॉलिसी गाइडलाइंस इशू हुई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एपीएम पॉलिसी गाइडलाइंस तो पहले आ चुकी थी, ये पता था होना है, पर अब झटका सामने आ गया है। एपीएम, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत जो गैस एलोकेशन होता है इस सेक्टर को, उसको शार्पली कट कर दिया गया है। 72% की जगह अब केवल 20-21% ही एपीएम गैस इन लोग को सप्लाई करी जाएगी। आसान शब्दों में, इनको महंगी गैस लेनी पड़ेगी। सीरियस डेंट है अगर प्राइस हाइक्स नहीं ले पाए तो, और प्राइस हाइक्स भी मजाक नहीं है, 6-7% लेना पड़ेगी, तब जाके ये एडजस्टमेंट प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। तो वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट है। जो भी हो, सेक्टर की डी रेटिंग। एमजीएल को लाल रखा है, इनका कल अनाउंसमेंट आया है, भाई हमें सिर्फ 20% एलोकेशन मिल रहा है। आईजीएल कह रहा है अप्रॉक्स 21% रिवाइज डोमेस्टिक गैस एलोकेशन मिलता हुआ। जब मैं सेक्टर डी रेटिंग की बात कर रहा हूं, चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, तो गुजरात गैस को भी लाल कर रहा हूं। और लास्ट में एक और लाल है भाई मेरे पास, क्या करूं, मणप्पुरम फाइनेंस। कल शाम तक तो मन ऐसा था, कल टिकर टीम अपडेट देती, सोना ये हाई, ये हाई, ये हाई। मेरे दिमाग में था कि मणप्पुरम मुथूट के बीच में इसके वैल्यूएशन अच्छे हैं, बिल्कुल अपन इसको दिमाग लगाएंगे अगर स्टॉक्स नहीं मिले। रात में लेकिन कहानी बदल गई। आरबीआई का एक्शन आया है, और ये आरबीआई का झटका जोर से लगता है। सिलेक्ट एनबीएफसीज, जिसमें एनबीएफसी जो एमएफआईज हैं उन पे भी झटका है। 4 एनबीएफसीज को झटका लगा है, उसमें से एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस इसी मणप्पुरम फाइनेंस का आम है। कंसर्न्स हैं कुछ प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर, और इन सबको कहा गया है अब से सैंक्शंस और डिसबर्सल्स पे रोक है 21 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। 18 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर के बाद सैंक्शन और डिसबर्सल तो एमएफआई नहीं कर पाएगा। पहले लिस्टिंग प्लान शेल्फ हुए थे और अब ये गाज गिर गई तगड़ी वाली, लाल रखते हैं इसको भी। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत और टीम का रैप अप। तो मेरी जो 10 की टीम है आपके स्क्रीन पे आएगी, और शुरू करेंगे एलटीएम माइंट्री के साथ। अच्छा क्वार्टर रहा है। मजगांव डॉक बोर्ड मीटिंग है अगले हफ्ते, जहां स्टॉक स्प्लिट को कंसीडर किया जाएगा, तो ये ग्रीन में लेके चल रहा हूं। इसके अलावा जोमेटो, एक सरप्राइज फंड रेजिंग है बोर्ड मीट के साथ, तो कहीं ना कहीं बाजार को ये डाइल्यूशन पसंद नहीं आ रहा, रेड में लेके चल रहा हूँ। टानला प्लेटफॉर्म्स, शेमारू और नेस्ले, इनके कमज़ोर क्वार्टर आए हैं, और नेस्ले में तो ब्रोकरेजेस ने टारगेट भी काटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूँ। हालांकि एमएनएम फाइनेंस ब्रोकरेजेस के रडार पे है। एमके ने आज यहाँ टारगेट बढ़ाया है, स्टॉक को अपग्रेड किया है, इसके लिए इसको हरे में लेके चल रहा हूँ। और जो चाइनीज़ जीडीपी डेटा आया है वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि चाइनीज़ बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स काटे हैं और सेंट्रल बैंक ने रेट कट पे जोर दिया है, जिसके कारण मेटल स्टॉक्स नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील फोकस में रहेंगे। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, हो सकता है मेरी रात अच्छी नहीं बीती हो, लेकिन मैंने सब लाल कर दिया आज, और सबके वैलिड रीजंस थे। खैर आप लोग टटोलिएगा। विप्रो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, सीएट, पॉलीकैब, टाटा केमिकल्स, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस और मणप्पुरम फाइनेंस, आज के लिए सब लाल रखे मैंने।